ने गहरी सांस ली। उसने देखा सनम अभी भी रो रही थी। अधीर ने अपने गुस्से को काबू किया और सनम के पास जाकर हौले से उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे जुनून से देखने लगा। सनम और ज्यादा रोने लगी। तभी अधीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर उसे पकड़ लिया। सनम अधीर के सीने से लगी हुई जोर जोर से रो रही थी। अधीर उसकी पीठ सहला रहा था। दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सनम रोते हुए बोली, क्यों आप एक माफिया हो? क्यों आप एक आम इंसान नहीं हो? आपको पता है, आपके लिए मेरे इस दिल में अनजान भावनाएं उमड़ने लगी थी। दिल के एक कोने में कई नई भावनाएं अंकुरित होने लगी थी। कुछ कुछ अच्छा होने लगा था। पर तभी मुझे पता चला कि मैं जिस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हूँ वो एक खूनी है, दुनिया का बेरहम माफिया है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों? अब मैं चाह कर भी आपको नहीं चाह सकती। मुझे माफिया नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। पर मेरी किस्मत कि आप ही एक माफिया निकले। सनम की बात सुनकर अधीर दंग रह गया। उसके सीने में अजीब सा दर्द होने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने सनम को खुद से दूर किया और उसकी बाजुओं को बेरहमी से पकड़कर गुस्से में बोला, माफिया हूं तो क्या हुआ? दिल मेरे पास भी है, जो धड़कता है, जिसके अंदर फीलिंग्स है, जिसके अंदर जीने की चाह है। और वो दिल सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता है, तुम्हारा होना चाहता है, सिर्फ तुम्हारा। मानता हूं मैं बेरहम हूं, मैं बेदर्द हूं, मेरे अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है, पर मैं तुम्हारे आगे नरम पड़ जाता हूं। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अधीर की बातें सनम के दिल को छूने लगी थी। उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। वो एक टक अपनी भीगी हुई पलकों से अधीर को जुनून से देख रही थी। उसकी खामोशी अधीर को मार रही थी। वो अपने आपे को खो रहा था। अधीर ने अपने दांत पीसते हुए बेहद गुस्से से कहा, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? सनम अभी भी अधीर के चेहरे को देख रही थी। अधीर को बहुत गुस्सा आया। उसने इधर उधर देखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसने जोर से अपने हाथ को कार के कांच पर दे मारा। कांच टूटने की जोरदार आवाज से सनम अपने होश में आई। उसने देखा अधीर के हाथों से बहुत सारा खून बह रहा था। सनम घबरा गई। बिना सोचे समझे वो तेजी से अधीर की तरफ बढ़ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर घबराते हुए बोली, क्या आपने क्या किया? खुद को चोट पहुंचा दी? अधीर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। देखिए ना कितना खून बह रहा है। अधीर ने अपना हाथ छुड़ा लिया और उंगली दिखाते हुए बोला, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपनी अकड़ में रहो, मैं चाहे जीऊं या मरूं। अधीर ने गुस्से से सनम को घूरा और पैदल ही वहां से जाने लगा। सनम को बहुत बुरा लग रहा था। वो अधीर को रोकना चाहती थी, उसके सीने से लगना चाहती थी, पर उसकी सच्चाई उसे रोक रही थी। अधीर गुस्से में चले जा रहा था। उसके पीछे खड़ी सनम उसे उदासी और बेचैन नजरों से देख रही थी। उसने अपने धड़कते हुए सीने पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, काश मैं आपको रोक सकती, काश आप माफिया ना होते। सनम ने अपनी नजरें झुका ली और रोने लगी। वहीं अधीर के कदम वहीं ठहर गए। वो बिना मुड़े अपनी दमदार आवाज में बोला, मुझसे बचना आसान नहीं है सनम। तुम चाहे दूसरी दुनिया में ही क्यों ना चली जाओ, पर ये माफिया तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालेगा। सनम अधीर का जुनून है, उसका दीवानापन है जिसे वो हासिल करके रहेगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर अधीर वहां से चला गया। सनम को एक भयानक खौफ में छोड़कर अधीर की जुनूनी बातें सुनकर सनम के होश उड़ गए थे। उसे इतना तो पता चल गया था कि अधीर उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा और सनम उसे अपनाएगी नहीं। ऐसे में अधीर खुद को तकलीफ देगा जो सनम से बर्दाश्त नहीं होगा। सनम को कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना पड़ेगा, वरना सब कुछ खराब हो सकता है। सनम जमीन पर बैठ गई और अधीर का नाम लेते हुए रोने लगी। रूम की बालकनी में खड़ी रिदा की नजर सनम पर पड़ी तो वो बिना रुके तेजी से सनम के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सनम तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, कहाँ चली आई थी तुम? सनम कुछ नहीं बोली, बस खामोश सी सामने देखने लगी जहां से अभी अधीर गया था। सनम की आंखों से पानी बहने लगा। वो झट से रिदा के गले लगकर रोने लगी। अपनी दोस्त को इस हाल में देखकर रिदा डर गई। उसने बड़ी मुश्किल से सनम को खड़ा किया और उसे अपने साथ रूम में ले जाकर बेड पर बैठा दिया। रिदा ने पानी का ग्लास लिया और सनम को पिलाने लगी। सनम ने बिल्कुल पानी नहीं पिया और रोती जा रही थी। रिदा उसके पास बैठ गई और उसके चेहरे को पकड़कर बोली, क्या हुआ सनम? प्लीज मुझे बताओ, क्या उस राज ने तुम्हारे साथ कुछ किया? बोलो, चुप मत रहो। सनम ने कहा, मुझे अधीर से दूर जाना पड़ेगा। रिदा ने कहा कि तुम क्या कह रही हो? सनम ने रिदा को सब कुछ बता दिया जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिन उन दोनों के आसपास माफिया बॉस एडी घूम रहा था जो सनम को पाना चाहता है। रिदा सनम को डर के मारे देखने लगी। तभी उसकी नजर सनम के गले पर बने लाल निशान पर पड़ी। रिदा घबरा गई। उसने सनम के बाल हटा दिए और गौर से उन निशानों को देखने लगी। रिदा एक बार फिर से दंग रह गई और सनम की बाजुओं को पकड़कर बोली, सनम ये सब क्या है? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ? सनम ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच और मैं होने भी नहीं दूंगी। एक माफिया के साथ खुद को कैसे जोड़ लूं, कैसे खुद को उसे सौंप दूं? रिदा ने कहा, तुमने अब क्या सोचा है सनम? कैसे बचोगी इस मुसीबत से? सनम ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे इस शहर को छोड़ना होगा वरना वो माफिया मुझे नहीं छोड़ेगा। रिदा ने कहा, तुम पागल हो क्या? ये सब क्या कह रही हो? तुम्हारा सपना है दुनिया की बेहतरीन डांसर बनना और इतनी आगे आकर तुम अपने कदम पीछे कैसे ले सकती हो? सनम ने कहा, सपने से ज्यादा मेरे लिए मेरी जान और मम्मी पापा की सुरक्षा प्यारी है। मेरी वजह से उन दोनों की जान खतरे में नहीं डाल सकती हो। एक माफिया मेरी जिंदगी में होगा तो किसी की जान सुरक्षित नहीं होगी। इससे अच्छा है मैं उसकी नजर से कहीं दूर चली जाऊं जहां वो मुझ तक कभी ना पहुंच पाए। रिदा ने कहा, वो माफिया है, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी मुझे मिस्टर अधीर इतने बुरे भी नहीं लगते। तुम्हें पता है जब तुम गायब हो गई थी तो वो कितने पागल हो गए थे, तुम्हें जगह जगह पर ढूंढ रहे थे। उन्होंने मुझे कॉल करके सारी जानकारी ली और तुम्हें उस घटिया रात से बचा लिया। वो क्या चाहते हैं तुमसे? बस तुम्हारा साथ और तुम्हारा करीबी। तो तुम क्यों पीछे हट रही हो? सनम, ऐसे प्यार करने वाले बहुत नसीबों से मिलते हैं और तुम्हें मिला है तो तुम उससे दूर जा रही हो। एक बार उनके अंदर झांक कर देखो, तुम्हारा दिल तुम्हें अपने आप रोक देगा। रिदा की बात सुनकर सनम के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तैर गई और वो बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मुझे उन्हें पहचानने के लिए उनके अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। ये सनम अधीर को दूर से महसूस कर सकती है, अपनी हर तकलीफ में सिर्फ उन्हें याद करती है। वही सनम आज अधीर से दूर जाना चाहती है क्योंकि अधीर होने के साथ साथ एक बेदर्द माफिया भी है जिसकी अपनी अलग दुनिया है जो बहुत बेरहम और खूनी है, जहाँ मैं नहीं जा सकती। मेरी खुशी के लिए मैं अपने माँ बाप को खतरे में नहीं डाल सकती। रिदा ने कहा, इसका मतलब तुम मानती हो कि तुम्हारी खुशी अधीर में है और फिर भी तुम उससे दूर जा रही हो? सनम, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और जिस दिन उसे पता चल गया ना कि तुम्हारे सीने में भी उसके लिए भावनाएं हैं तो उस दिन कयामत ही आ जाएगी। वो दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें ढूंढ कर निकाल देगा। फिर होगी उसकी बेदर्दी। ये सब हो, इससे अच्छा है चुपचाप यहीं रहो, अपने करियर पर ध्यान दो। सनम ने कहा, रिदा तुम समझ नहीं रही हो, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। किसी भी कीमत पर मुझे पाना चाहते हैं, मेरे लिए खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं जो मुझे भी तकलीफ देता है। आज उनके हाथों से बहता खून देखकर मुझ पर क्या बीती है ये मैं ही जानती हूँ। मैं उनके लिए उनसे दूर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक माफिया को अपना नहीं बना सकती।
और वो यूं ही तड़पता है और वो यूं ही तड़पते रहेंगे। इससे बेहतर है कि मैं उनकी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊं। रिदा ने कहा, ठीक है सनम, अब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर इतना जरूर याद रखना, मिस्टर अधीर की आंखों में मैंने वो पागलपन देखा है तुम्हारे लिए। वो सबको बर्बाद कर सकता है अगर तुम उनसे दूर चली गई तो। सनम ने कहा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ एक बार खराब होगा और उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगा। रिदा का मन घबरा रहा था। उसे पता था कि आने वाले समय में अधीर तूफान खड़ा करने वाला है। उससे सहन ही नहीं होगा कि उसकी सनम उससे दूर जाए। रिदा चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रही थी, वहीं सनम अपना बात कर रही थी। दूसरी तरफ बीस्ट हेवन में जीविका ने बहुत सोचा और अंत में परेशान होकर उसने जीवन को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद जीवन ने कॉल अटेंड किया और चुपचाप सुनने लगा। जीविका ने गहरी सांस ली और मजबूर होकर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। जीविका की बात सुनकर जीवन के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसका शिकार उसके जाल में फंस चुका था। अब वो उसके साथ क्या क्या करने वाला था कि तो जीवन ही जानता था। उसने बड़े घमंड से कहा, कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ। 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए, वरना। जीविका ने कहा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, मैं वक्त से आ जाऊंगी। जीवन ने कहा, वेरी गुड, अब आए ना ठिकाने पर। जीवन ने कॉल कट कर दिया और शैतानी मुस्कान लिए अपने फोन में जीविका की तस्वीर को देखने लगा। उसका प्लान धीरे धीरे कामयाब हो रहा था और अब वो आसानी से जीविका से अपना बदला ले सकता है। क्या होगा कहानी में आगे, जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर शराब के नशे में धुत होकर अपने बेड के पास जमीन पर बेहाल सा पड़ा था। उसके सीने पर शर्ट भी नहीं था। अधीर ने आज हद से ज्यादा शराब पी ली थी, पर उसका नशा उसके सर चढ़ गया था। अधीर की आंखें खून सी लाल हो चुकी थी। उसकी आंखें आग बरसा रही थी। अधीर से सनम की बेरुखी सहन नहीं हो रही थी। सनम अधीर को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और यही बात अधीर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अधीर नशे में भी सनम का नाम लिया जा रहा था। पास में पड़ा उसका फोन बजने लगा जिस पर फादर बॉस लिखा हुआ था। अक्ष अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर कब से अधीर को कॉल कर रहा था। पास में खड़ी निधि टेंशन में थी और दूर पहाड़ पर बने डेविल मैंशन को देख रही थी। निधि ने अक्ष का हाथ पकड़ा हुआ था और घबराते हुए बोली, अक्ष वो कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अक्ष ने कहा, निधि शांत हो जाओ, वो ठीक होगा, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। निधि ने कहा, मैं एक माँ हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि आज मेरा बेटा दुखी है, वो परेशान है, न जाने क्या हुआ होगा मेरे गोलू को, मेरा जीतना क्यों घबरा रहा है। अक्ष बार बार अधीर को कॉल कर रहा था। वहीं अधीर अपनी लाल हुई आंखों से छत को देखते हुए बोला, सनम अधीर सिंह राजपूत। अधीर नशे में चूर हो गया था। उसे कोई सुध-बुध नहीं थी। वहां उसके माता पिता उसके लिए परेशान हो रहे थे। अंत में परेशान होकर अक्ष ने डेविल मैंशन के मैनेजर को कॉल किया तो उससे पता चला कि अधीर सही सलामत है, अपने रूम में शराब पीकर सो रहा है। अक्ष और निधि के दिल को सुकून मिला, उनका बेटा सही सलामत है, उन्हें बस इतना ही चाहिए था। निधि अक्ष के गले लग गई और दोनों पति पत्नी डेविल मैंशन को देखने लगे। निधि बोली, अब इस डेविल मैंशन को उसकी रानी की जरूरत है। अक्ष ने कहा, वो भी जल्दी ही आ जाएगी, जैसे मेरे बीस्ट हेवन की मलिका आई थी। निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो प्यार से अधीर के मैंशन को देखने लगी। अगली सुबह 5 बजे सनम ने अपने बाकी सामान को कुरियर कर दिया था और अपने साथ अपना हैंडबैग लेकर पीजी से बाहर जाने लगी। उसने रिदा को बाय कहा और आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगी। रिदा की आंखों में भी आंसू थे। वो अपनी जिगरी दोस्त को रोकना चाहती थी पर मजबूर थी। सनम कैब में बैठकर वहां से चली गई। रिदा का दिल रो रहा था। उसे आने वाले तूफान का अंदेशा हो गया था। वो डरते हुए अपने रूम में चली गई। सनम कैब में बैठी रोए जा रही थी। उसका दिल दर्द कर रहा था। वो भी अधीर से और इस शहर से दूर नहीं जाना चाहती थी। कैब अपनी मंजिल तक बढ़ रही थी। सनम काफी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और खिड़की से बाहर देखने लगी तो उसे ये रास्ता अलग लगा। ये रास्ता तो एयरपोर्ट तक नहीं जाता है, तो ये कैब वाला सनम को कहाँ ले जा रहा है। सनम घबरा गई और बोली, भैया ये आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता एयरपोर्ट तक नहीं जाता है। कैब ड्राइवर कुछ नहीं बोला और चुपचाप ड्राइविंग करने लगा। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी जिससे सनम बुरी तरह घबरा गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, कौन हो तुम और कहाँ ले जा रहे हो मुझे, बोलो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ड्राइवर अभी भी खामोश बैठा रहा। सनम का दिल धक धक कर रहा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। सनम जोर जोर से कैब के गेट को खोलने की कोशिश करने लगी पर कोई फायदा नहीं था। तभी वो कैब रुक गई। सारे गेट्स ऑटोमेटिक अनलॉक हो गए। सनम ने बिना एक पल गवाए गेट खोला और बाहर निकलकर बाहर आ गई। उसने जो देखा उससे सनम के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सनम ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना जंगल था। एक तरफ ऊंचा पहाड़ था तो दूसरी तरफ गहरी खाई थी। सनम ने अपनी नजरें घुमाई तो दंग रह गई। उसके चारों तरफ काले कपड़े पहने ढेर सारे गार्ड्स सर झुकाए खड़े थे। सनम कुछ समझ पाती इससे पहले आसमान में चॉपर की आवाज आने लगी। सनम हैरानी से आसमान में देखने लगी। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जो ऊपर उड़ रहा था और धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ रहा था। सनम डरी सहमी उसे देख रही थी। देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर जमीन पर आकर रुक गया। उसके बड़े पंख तेजी से चल रहे थे जिस वजह से चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी। सनम के लंबे बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। सनम एक टक हेलीकॉप्टर को देखे जा रही थी। तभी उसका गेट खुला तो उसमें से एक बेहद आकर्षक और उतना ही खतरनाक आदमी अपने जुनून और गुरूर से बाहर निकल आया। उस आदमी को देखकर सनम के होश उड़ गए। उससे मटने लगी। अपने सामने खड़े उस लंबे चौड़े और बेदर्द आदमी को देखकर जिसने काला ओवरकोट पहना हुआ था, आंखों पर काले चश्मे पहने, वो एक टक सनम की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा डरावनी मुस्कान तैर रही थी। वो अपनी शान और रुतबे से हेलीकॉप्टर की सीढ़ियों से उतरते हुए सनम की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर सनम के पसीने छूटने लगे। उसने कसकर अपने बैग को पकड़ लिया और कांपते हुए होठों से बोली, अधीर। सनम के पास आते ही अधीर ने अपना चश्मा निकालकर उसको बड़े डरावने तरीके से देखने लगा और अपनी दमदार आवाज में बोला, तू मेरी आंखों को छुपा सकता है पर मेरी आंखों के तेज को नहीं। इतना कहकर अधीर ने उस चश्मे को फेंक दिया और अपने गाज की तरफ देखकर बड़े खतरनाक तरीके से बोला, सुबह सुबह मेहनत करनी पड़ गई तुम सबको, अब क्या करें। तुम सबकी होने वाली रानी है ही इतनी नखरे वाली और आइडियल कि वो सीधे सीधे कुछ भी नहीं समझती। उसे तो अब मैं अपने अंदाज में समझाऊंगा, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर अधीर ने एकदम से सनम की तरफ देखा जो ठीक उसके सामने खड़ी कांप रही थी। अधीर ने सनम को जुनून से देखा और डरावने तरीके से बोला, क्यों सही कहा ना मैंने सनम, काफी जिद्दी और अड़ियल होना तुम मेरी जान। अधीर को अपने सामने देखकर सनम बहुत डर गई थी। उसे सांस लेने में भी डर लग रहा था। आखिरकार वो अधीर के जाल में फंसी कैसे। अधीर ने उसे पकड़ लिया और अब वो उसे कहीं जाने नहीं देगा। सनम डर के मारे पीछे खिसकने लगी। तभी अधीर ने उसे कमर से पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। सनम सीधा उसके सीने से टकरा गई। अधीर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके कान में बेहद गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की, बहुत होशियारी आई है ना, तो ठीक है, अब तुम भी मेरी जिद देखोगी। अब मैं वही करूंगा जो मैं करना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया है ऐसा कदम उठाने पर, तो अब तुम भुगतो।
इतना कहकर अधीर ने सनम को किसी बोरी की तरह अपने कंधे पर उठा लिया और बिना उसकी एक सुने उसे चौपर की तरफ ले जाने लगा। सनम उसकी बाहों में छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे घने जंगल में सनम की चीखें सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। सनम चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था उसकी पुकार सुनने के लिए। अधीर सनम को लेकर चौपर के अंदर चला गया और अंदर जाकर उसे जोर से सीट पर पटक दिया और हेलीकॉप्टर फिर से हवा में उड़ने लगी। सनम उठकर वहाँ से जाने लगी तो अधीर ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे मोड़ दिया और दांत पीसते हुए बोला, चुपचाप सीधी होकर बैठ जाओ वरना ऐसा हाल करूंगा ना कि चिल्लाने लायक नहीं रहोगी। सनम करा लेते हुए बोली, छोड़ो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अधीर ने कहा, अरे अरे मेरी जाने मन, इतने से दर्द में घायल हो गए तुम। इस नए सफर में और भी बड़े बड़े दर्द हैं जो हम दोनों को मिलकर सहने हैं, तो थोड़ी हिम्मत रखो और जुबान को बंद रखो वरना खींचकर पक्षियों को खिला दूंगा। सनम को भी गुस्सा आने लगा। उसने अधीर को गुस्से से देखा और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? कितनी बार कहूं मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, दूर रहिए मुझसे, कहीं मेरी वजह से बर्बाद ना होना पड़े आपको। अधीर ने सनम की ठोड़ी को दबा दिया और बोला, तुम्हारी वजह से मरना भी पड़े तो वो भी मंजूर है, बस हर दर्द की और खुशी की वजह मेरी सनम होनी चाहिए। अधीर की बात ने सनम को निशब्द कर दिया था। उसने ऐसा जुनूनी आदमी पहली बार देखा था जो सनम के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अधीर की बात सुनकर सनम की आंखों से आंसुओं की बूंद छलक पड़ी, जिसे अधीर ने इग्नोर कर दिया और सनम को सीट पर धक्का लगाकर उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। सनम अपनी जगह पर बैठकर रोने लगी। कहाँ वो अधीर से दूर जाने वाली थी और कहाँ अब वो उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। कुछ देर बाद अधीर का हेलीकॉप्टर डेविल मैंशन के ऊपर मंडराने लगा और धीरे धीरे मैंशन की भूमि पर लैंड करने लगा। हेलीकॉप्टर बंगलों के आगे जाकर रुक गया। अधीर ने सनम का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए चौपर से बाहर निकाल लाया। सनम हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी घने जंगल में आ गई है जहाँ चारों तरफ सिर्फ जानवर ही रहते हैं। घना जंगल है जिसके बीचों बीच एक बड़ा आलीशान बंगलो बना हुआ है। बाहर ढेर सारे गार्ड्स सर झुकाकर खड़े थे। अधीर और सनम को देखकर सबने उन्हें ग्रीट किया। अधीर ने सबकी तरफ देखा और गुरूर से बोला, इंतजार खत्म हुआ। मेरे डेविल मैंशन की शान, मेरे जंगल की रानी, मेरी सनम अब आ चुकी है अपने अधीर के पास उसकी बीवी बनने के लिए। अधीर की बात सुनकर सनम के होश उड़ गए। वो हैरानी से अधीर की तरफ देखने लगी। तभी अधीर उसे खींचकर बंगलों के अंदर ले जाने लगा। सनम अपने हाथ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी पर कोई फायदा नहीं हुआ। अधीर सनम को बंगलों के अंदर ले आया। अंदर से बंगलों को देखकर सनम दंग रह गई। एक महल जैसा खूबसूरत सा बंगलो उसकी नजरों के सामने था जो अधीर का था। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।